दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वर्ष से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, जितने भी हमारे दर्शक हैं। बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी और इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में बड़ी महारत रखते हैं। इनका चैनल है इस मीडिया स्टार वर्ल्ड, उसको आप देखिए तो बड़ा उसमें आपको ताज़ी खबरें मिल जाएंगी इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में। बहुत बहुत खैर मकदम है काज़मी साहब आपका हिंद वॉइस में। अब ये बताइए कि जो एक क्राइसिस चल रहा है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि एक नई चीज़ हो रही है हमारे ख्याल में 1400 साल की हिस्ट्री में मुसलमानों की पहली बार हो रहा है कि इस यहूदी दोस्त बन रहे हैं और बाकायदा घरों में आ रहे हैं। जी जी। और क्योंकि हमारे कुरान पाक से लेके तमाम जगह ये तंबी की गई यहूदियों से, लेकिन अब बन रहे हैं और वहाँ के जो हुक्मरां हैं वो लेके आ रहे हैं साथ में। इसी के साथ साथ एक और डेवलपमेंट हो रहा है इस्लामिक जगत में, जो मुस्लिम कंट्रीज़ में, कि टर्की वो लीडरशिप में आगे आ रही है। ईरान भी है उसमें, लेकिन ईरान ने कभी अभी तक ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की है कि वो लीडरशिप अपने हाथ में लेगा। वो अपने आप में पावरफुल है, ऐसी बात नहीं है ईरान, लेकिन उसने कभी अभी ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की है किसी तरीके से। लेकिन टर्की के जो अर्दगौन है वो ऐसी कई चीज़ें जाहिर कर चुके हैं। उनके एटीट्यूड से लगता है फ्रांस से भी पंगा ले रहे हैं, नाटो के भी वो मेंबर हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, अगर अगली कमान अलग हुई सऊदी अरब से तो वो किसके हाथ में जाएगी? ईरान के हाथ में जाएगी कि टर्की के हाथ में जाएगी? देखिए, अभी जो सूरत हाल है वो तुर्की के अर्दगान के हक़ में एक माहौल बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% उसके लिए फ़िट भी हैं, लेकिन एक माहौल बन रहा है, एक प्रोजेक्शन है। लोग अर्तुग़रुल गाज़ी सीरियल देख रहे हैं। उसके अलावा हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद बनाया गया है। वो बिल्कुल उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो इस हद तक कहा कि अब अल अक्सा जो फ़िलिस्तीन में है क़िबला अव्वल, वो भी वापस लेने में रजब तय्यब एर्दोग़ान एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये बहरहाल एक पब्लिक परसेप्शन है और ऐसा भी है कि कई अरब मुल्कों में भी ये कोशिश की जा रही है कि एर्दोग़ान को मुसलमानों के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट ना किया जाए। लेकिन ये हकीकत है कि सऊदी अरब के अगर वो साइडलाइन हो जाता है या उसकी ज़ाहिर है इज़्ज़त तो कम होगी जब आप ऐसे दुश्मन से हाथ मिलाओगे जिसको कुरान में भी मना किया गया है कि वो तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। और ऐसा अभी इस वक्त भी देखा गया है कि वो कभी भी नहीं, वो कभी अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। ये बात बहुत इवन जो दूसरे गैर मुस्लिम मुल्क हैं जो मुसलमान नहीं हैं, वो वहाँ भी तबाही के लिए आता है। वो तो इसलिए वो एक करेक्टर है जो डिस्टेबलाइजिंग करेक्टर जिसे कहा जा सकता है। तो ये इस सूरत में तुर्की चूँकि बड़ी तादाद जिन मुल्कों की है उसमें तुर्की एक लीडिंग रोल में आ सकता है। लेकिन रोल क्या होगा, क्या कुछ कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग की बात है। चूँकि सऊदी अरब की लीडरशिप में भी क्या मिला मुसलमानों को, सिवाय इसके कि कुछ मौलवी मुल्ला मदरसों के ज़रिए एक नज़रिया फैलाया गया, लेकिन और उनके साथ में ग़ुलाम बना करके उन्हें रखा गया। और इस हद तक कुरान में ट्रांसलेशन में इस हद तक गड़बड़ी की गई सऊदी अरब की तरफ से कि जब ये कहा जाता है कि वो अल्लाह की और रसूल की और उलुल अम्र की पैरवी करो, तो उलुल अम्र वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी जिस मुल्क में भी आप हो अपनी हुकूमत को फॉलो करो, जो कुछ वो कह रहे हैं वही ठीक है, उसको सही मानो। तो क्या हम अगर पूरी दुनिया में देखें तो क्या वाकई वो हुकूमतें ऐसी हैं जिनको सही समझा जा सकता है? इसका मतलब तो फिर तो इजराइल की भी हुकूमत सही है और सारी हुकूमतें ठीक हैं। हर जगह पब्लिक ही गलत है, चाहे उस पर कितना भी जुल्म हो, कुछ भी हो, आप तो हुक्मरान के सामने नतमस्तक रहो। वो उस किस्म के तर्जुमे के साथ कुरान हर साल हज के मौके पर पूरी दुनिया में बांटा जाता है और इन मुसलमानों को एक तरह से वरगलाने का काम करता रहा है सऊदी अरब। और वही ग़ुलामी वो अपने मुल्क में किए हुए है। वो
ऐसे ही गुलाम दुनिया लेकिन भर में अब बना। सोशल मीडिया जो चल रहा है हाँ। उसमें ये चीज़ें बड़े पीछे चली जाती हैं, हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया के आने से वो कई तरीके के कुरान के तर्जमे आने की जी, वजह जी, से जी, जी। तो आदमी इजीली टेलीफोन पे पढ़ लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में हाँ। क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगी इनकी प्रोपेगेंडा? देखिए अब तक तो सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज़ें उठने लगी हैं। देखिए आवाज़ें खुद और फिलिस्तीन, आवाज़ों का मतलब जो है कि पाकिस्तान के इमरान खान का उस मीटिंग में पहुंच जाना हाँ। जो हुई थी सऊदी अरब के खिलाफ ही थी जी, एक जी, किस्म जी, से वो जी, जी, जो कुआलालंपुर में हुई हाँ, थी। हाँ। तो कुआलालंपुर में मीटिंग में नहीं जा सके, बाद में कहा कि हम पछताए कि हम नहीं आ सके। हाँ। ये कहा था उन्होंने, ये कुछ ही कहा। महीने के बाद हाँ। गए थे कि हम पछताए ना आकर के, हमारे एक दोस्त ने हमें रोक लिया और उसके बाद सऊदी अरब के चक्कर लगने लगे पाकिस्तान में, खुद अमेरिका के चक्कर लगने लगे जी, पाकिस्तान जी, में। तो जी। ये बड़ी हाँ तो ये देखिए सोच की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान इतना पावरफुल नहीं है कि हाँ। ये लोग उसको अब एक और एक तरह से नया डेवलपमेंट ये है कि जीसीसी से जब कतर को एक तरह से अलग किया गया, और कतर को अलग करते वक्त सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जो ये दोनों मुल्क उन्होंने वो किया है, और मिस्र, इन्होंने कंप्लीट बायकॉट करके और रास्ते बंद कर दिए वगैरह वगैरह, कारोबार बंद कर दिया, और धमकी ये दी कि आप एक तो ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करो, तुर्की से जो तुर्की की फ़ौजें जो कतर में हैं उन्हें वापस करो, अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल जो है वो बंद करो, और जो आपके सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो आप सपोर्ट करते हो, टेररिज्म को, उसको बंद करो। वो टेररिज्म जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, अख़वानुल मुस्लिमून जिसे कहते हैं, मिस्र का, जो कई मुल्कों में खामोशी से काम करता है, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा माहौल बनाने के लिए ये सब किया, और लेकिन उसका नतीजा उल्टा हुआ। वो अब ईरान से सबसे ज़्यादा सप्लाईज कतर में आती हैं, तुर्की से आती हैं, और सारा कारोबार जो है वो उधर चला गया, और ये देखते रह गए। अब इनको वापस आने का दरवाज़ा नहीं मिल रहा कि आखिर उसको कैसे साथ में जोड़ें। तो जीसीसी को तोड़ने का काम खुद सऊदी अरब ने किया है, और ओमान और कुवैत, ये दो मुल्क अच्छे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं जीसीसी के, वो भी सऊदी अरब की हर बात नहीं मानते। इन मुल्कों के ईरान से अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो ऐसी सूरत में एक डिसइंटीग्रेशन का माहौल है। और क्योंकि एक चीज़ है सर, जैसे हाँ। कि जब लीडरशिप की बात आएगी, हाँ, हाँ। तो इसमें हम शिया सुन्नी पे भी जाएंगे। तो ईरान जो है वो शिया है, जी, जी। माना जाता है, हाँ, चाहे वो लिबरल शिया हो या कट्टर, और हालांकि वो हमेशा इत्तेहाद की बात करते रहे, वो बात अलग है। हाँ। तो वो लीडरशिप आने की वाली बात होती है ना। हाँ। जिस तरीके से एक किस्सा आपको बताते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी को गद्दी मिलना थी, हाँ। तो उनका तिलक करने के लिए ब्राह्मण ही ज़रूरी था, जबकि छत्रपति शिवाजी थोड़ी नीचे कास्ट के थे। हाँ। लेकिन वो जी, छत्रपति हो गए थे। सही, सही। तो बाकायदा महाराष्ट्र के पंडितों ने मना कर दिया था उनका राज तिलक करने के लिए। तो बनारस से पंडित बुलाए गए थे हाँ। कि वो उनका राज तिलक करेंगे। तो उन्होंने भी राज तिलक तो किया, लेकिन पैर के अंगूठी से राज तिलक किया था। अच्छा। छत्रपति शिवाजी का उस जमाने में उन्होंने करवा जी, लिया, जी, जी। क्योंकि ऐसी बाउंडेशन थी, जब तक पंडित राज तिलक नहीं करेगा तो गद्दी पर नहीं बैठते। तो उसी तरीके से शिया सुन्नी का है हाँ। कि अगर लीडरशिप जाएगी तो हाँ जाहिर है मेजॉरिटी जो है हाँ। उसमें जाएगी, और शिया हो गए। हालांकि ये सब लोग जानते हैं कि पावरफुल यानी एटॉमिक ताकत वैसे तो नहीं है, हाँ। लेकिन एक एटॉमिक पावरफुल जो शहर है। और यहाँ पे फौजें भी, जो नाटो में जो फौजें हैं, हाँ। टर्की की फौजें हैं, जी जी जी, नाटो में दोनों पावरफुल। हाँ, ये देखिए नाटो की फौज के बारे में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता जो है। भी है। ये सारे बर्गर वाले, कोक वाले फौजी हैं। मैंने खुद इराक में देखा है कि वो पैक आता था उनका खाना स्पेशल कुवैत से गाड़ियों से, तो उनको वो कहीं कहीं इराक के तंदूर वाली रोटी खाते हुए नज़र आते थे। फौजी खुद अपने आप पसंद से लेते थे, लेकिन उनको वो बर्गर चाहिए और कोक चाहिए। वो लड़ने वड़ने के काम के होते नहीं। हथियारों का हाल जो है, ईरान ने ड्रोन गिरा दिया सितंबर में, और उसके अलावा अभी जो एक्सरसाइज किए हैं उसके बाद हवा ख़राब है। पानी में तैरते अच्छा, एक बात बताइए, पानी में तैरते हुए टैंक, ज़मीन से निकलते हुए रॉकेट जो कहीं दुनिया में नहीं बने, वो ईरान ने बनाया। ये बताइए कि ये जो चल रहा है हाँ, हिसाब किताब ये ईरान का, हाँ। तो जो हम आपसे पूछ रहे थे इस हाँ। किस्म से कि
जो टर्की है लीडरशिप हाँ। का, और उसमें टर्की सुन्नी कंट्री हाँ, है, हाँ, हाँ, कट्टर बिल्कुल, इस तरीके से है सुन्नी कंट्री, और वो ईरान से भी उसकी दोस्ती मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की पर और पाकिस्तान भी उसे सपोर्ट कर रहा है। जी, और वहाँ देखिए आप चीन भी, अरे जब भी सऊदी अरब से नाराजगी की बात होती है, पाकिस्तान से तुर्की जाते हैं, तुर्की जाते हैं, तो तुर्की और तुर्की से टेलीफोन पे बात होती है उनके इमरान की। तो सूरत हाल ये है कि ये बात सही है कि ज़्यादा मुल्क और अवाम सुन्नी मेजॉरिटी वाले, अब जब आपने चूँकि सुन्नी शिया से बात भी की है, तो जो हकीकत है इसको मान के चलना पड़ेगा, तो वो तुर्की के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, चाहे आगे आने वाले नतीजे में क्या हो ये किसी को नहीं मालूम। चूँकि मैं जो ये बात कहता हूँ थोड़ा कॉशन के साथ कहता हूँ, इसलिए कि रजब तैयब एर्दोगान के ताल्लुकात इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात शुरू से हैं, बहुत अरसे से इस मुल्क के, तुर्की के। अब ताल्लुकात ज़रा ठीक नहीं बताए जाते, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, कई मामलात में ट्रंप से जब फ़ोन पे बात होती है तो कहते हैं हमारी ट्रंप से बात हो गई। मसलन लीबिया के बारे में उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले कहा था। तो वो अमेरिका और इजराइल के अलायंस के साथ साथ मुस्लिम मुल्कों के, सुन्नी मेजॉरिटी मुल्कों के लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने जो जिस तरीके से कहा कि अब जो अगर लीडरशिप जाएगी इस्लामिक कंट्रीज़ की, अगर सऊदी अरब के बाद जाएगी तो कहाँ जाएगी, ये सारे मुद्दे आपके सामने रखे हुए। सोचना आपको कि टर्की के पास जाएगी, फिर दूसरे और किसी मुल्क के पास जाएगी, और पूरे हकीकत के साथ बताया गया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं शुक्रिया के साथ, आपका शुक्रिया अदा करते हुए इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।